स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे बिग बाजार यानी कि फ्यूचर रिटेल के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैंक और अमेजोन अब जो आमने सामने आ गए हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों अब जो है अमेजोन जो है बैंकों के खिलाफ हो चुका है, फ्यूचर रिटेल को कब तक का समय फिर से मिला है दिवालियापन याचिका से इस छुटकारा पाने के लिए जवाब दाखिल करने का। इसके अलावा जो फ्यूचर ग्रुप है उसकी क्या रणनीति है आगे आने वाले समय में, क्या वो रिटेलरों को, क्या वो निवेशकों को बचा सकेगा, इन सब पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है उस न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, न्यूज़ जो है सामने निकल के आ रही है वो ये है, अगर आपके पास एक भी शेयर अगर फ्यूचर ग्रुप का है तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि NCLT, अगर देखा जाए तो NCLT ने फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और ये समय कब का दिया है आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि एक बार जो है न्यूज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं और हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, इसमें अगर देखा जाए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की मुंबई बेंच ने फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड की धारा 7 के तहत कंपनी के खिलाफ यानी कि फ्यूचर रिटेल के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर दिवालियापन याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। और ये जो समय दिया है वो दिया है 6 जून तक, यानी कि अब जो है फ्यूचर रिटेल जो है क्या उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, इस पर जो है वो 6 जून तक जवाब अपना जो है जवाब दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ अपनी जो है दिवाला याचिका स्वीकार करने के लिए और जो है एक अंतरिम समाधान पर चर्चा के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की मांग जो है कोर्ट से की है ताकि इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है हो सके। अब देखा जाए, अगर दूसरी जो खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है, अगर इसमें अगर देखा जाए तो बैंक और अमेजोन जो है अब आमने सामने आ गए हैं। अमेजोन चाह रहा है कि ये जो दिवालियापन की जो कार्रवाई है फ्यूचर रिटेल पे जो होना है वो कार्रवाई ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अगर ये दिवालियापन की कार्रवाई होती है तब तो सारा जितना भी प्रॉपर्टी है फ्यूचर रिटेल का वो सारा बिक जाएगा और जब नीलाम हो जाएगी, और जब नीलाम होगा तो फ्यूचर रिटेल के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जो इन्होंने फ्यूचर रिटेल को लेकर के जिस तरह का सपना देख रखा है अमेजोन की वो पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर लेगा, उससे भी हाथ धो बैठेगा। इसीलिए जो है फ्यूचर ग्रुप चाहता है कि दिवालियापन की कार्रवाई जो है अमेजोन फ्यूचर रिटेल पर ना हो, बल्कि जो है एक मध्यस्थता हो, एक सुनवाई हो और उस पर जो है उसके बाद से जो है उसका फैसला हो। तो अब देख लेते हैं जो इस पर पूरा मामला है, जो इस पर न्यूज़ चल रही है वो क्या है। देखिए, जो है अमेजोन ने मामले में जो है जो सुनवाई हुई थी कल, जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसी की तरफ से वो हस्तक्षेप किया है और अमेजोन ने मामले में IBC की धारा 65 के तहत जो है हस्तक्षेप आवेदन दिया है, जिसका बैंक ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया है कि अमेजोन के पास इस मामले पर कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालियापन कार्रवाई से वो रोक सके या फिर किसी तरह का हस्तक्षेप जो है इस मामले पर कर सके, क्योंकि अमेजोन जो है वो उसने कर्जा तो दिया नहीं है, वो शेयर होल्डर है, पार्टनर है उसमें, तो पैसा जो जिसने कर्जा दिया है उसने जो है वो दिवालियापन की कार्रवाई चाहता है। इसलिए फ्यूचर रिटेल जो है इस पूरे मामले में हस्तक्षेप ना करे। अमेजोन ने रिजर्व बैंक को भी पत्र लिखा है और इसमें उसने कहा है कि फ्यूचर रिटेल और बैंकों की मिलीभगत से जो है उसके अधिकारों यानी कि अमेजोन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के उसके अधिकार को छीन रहे हैं, बल्कि जो है वो ऑलरेडी पार्टनर है और वो चाहता है कि पूरा पैसा पे करके वो फ्यूचर रिटेल पर अपना कब्जा कर ले। और देखिए, अमेजोन का जो लालच है, मार्केट छोटा बड़ा नहीं है, 2024 तक 1 लाख करोड़ का जो है फ्यूचर रिटेल का मार्केट होने वाला है। इसलिए जो है ये पूरा जो कार्रवाई है अमेजोन नहीं चाहता है कि दिवालियापन कार्रवाई जो है किसी तरह की हो और ना ही अनुमति मिले। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सामने न्यूज़ आ रही है इसी के तहत कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी इस दौरान जो है फ्यूचर रिटेल ने जो है कोर्ट में अपना याचिका दाखिल किया और इस याचिका को दाखिल करने के बाद से कोर्ट से जो है उसने समय मांगा है। बताया है कि बैंकों द्वारा कंपनी को भेजे गए डिफ़ॉल्ट नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से याचिका डाल दी गई है, तो फिलहाल जो है इस मामले पर अभी सुनवाई ना हो और इस पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा उसके बाद से आगे की कार्रवाई की जाए। अब देख लेते हैं जो
फ्यूचर रिटेल का ये कहना है कि इसने आरोप लगा रहा है कि बैंकों से पहले ही बातचीत की जा चुकी है और कहा गया था कि फ्यूचर रिटेल चाहता है कि जितने भी कर्जदाता हैं उनका कर्ज जो है चुकता कर दिया जाए, लेकिन बैंक जो है माने नहीं और उन्होंने इसको जो है फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन की कार्रवाई में घसीट दिए। अब अगर न्यूज़ की तरफ से देखा जाए, जो इसमें न्यूज़ निकल के आ रहा है वो ये है कि एक रीट याचिका जो है फ्यूचर रिटेल ने दाखिल किया है कोर्ट में और आरोप लगाया है कि दिसंबर जो है 2021 के करीब कॉरपोरेट देनदारों और ऋणदाताओं से बातचीत हुई है। दिसंबर 2021, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2021 में जो है फ्यूचर रिटेल का आरोप है कि जो भी देनदार हैं और ऋणदाता हैं उनसे बातचीत हुई थी। बावजूद इसके बैंकों द्वारा डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि फ्यूचर रिटेल सभी का कर्जा चुकता करना चाह रहा था। लेकिन अमेज़न द्वारा दायर मध्यस्थता और संबंधित कार्यवाही में पारित आदेशों और निषेधाज्ञा के कारण जो है ऐसा करने में असमर्थता सूचना दी। और इसके अलावा जो है 1 जनवरी 2022 अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट सामने निकल के आ रहा है, 1 जनवरी 2022 को फ्यूचर ग्रुप और ऋणदाताओं ने कंपनी के छोटे प्रारूप वाले स्टोरों को बेचने के लिए समिति का गठन किया जाना था ताकि कर्जदाताओं का पैसा वापस किया जा सके। ऐसा जो है फ्यूचर रिटेल की तरफ से बताया जा रहा है कि जितने भी उसके छोटे छोटे स्टोर थे उन सभी को वो बेच करके और जो उसका सामान था उसको बेच करके वो चाह रहा था कि कर्जदाताओं का पैसा जो है वापस कर दे, चुकता कर दे, ताकि उस पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। लेकिन बैंक जो है जल्दीबाजी में अब जो है फ्यूचर रिटेल के खिलाफ जो है दिवालियापन की कार्रवाई पे उतारू हो चुके हैं। ये भी देखा जाएगा कि जो फ्यूचर रिटेल का कहना है वो भी सही है और वो चाहता था कि वो अगर फ्यूचर रिटेल इस तरह का कदम उठाता तो शायद जो है इतना नुकसान जो है ना तो कर्जदाताओं का होता और ना ही पैसा जो है जिस तरह से फंसा हुआ है वो पैसा ही आज फंसता। इस मामले में अगर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्याम कपाड़िया, इन्होंने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश अभी पारित नहीं किया है, लेकिन उसके रीट याचिका का संज्ञान लिया है और मामले को जो है फिलहाल जो है 6 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है और समय दिया है कि फिर जो है 6 जून को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखिए मामला बहुत ही पेचीदा है और अभी देखना यही है कि किस करवट जो है ऊँट बैठने वाला है, क्योंकि जो एक उम्मीद की जा रही थी कि 12 मई को सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद से हो सकता है कि किसी करवट जो मामला पूरा निकल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो है थोड़ा सा अब 6 जून तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर देखिए जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है, इस पूरे मामले जो सुनवाई जो कोर्ट में हुई है उसी के आधार पर अगर देखा जाए, अब पूरे इस मामले में देखिए फ्यूचर रिटेल की तरफ से जो श्याम कदम हैं उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि मतलब फ्यूचर ग्रुप ये चाहता है कि निवेशकों का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो पैसा जो है सेफ हो जाए। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है और इस समय लॉस में जा रहे हैं उनका पैसा हम चाह रहे थे बचाना, लेकिन अब क्या है, अब जो है अखबारों में ऐसा पढ़ा जा रहा है कि कंपनी के स्टोर को रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए बैंकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है और गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही है। इसलिए तत्काल आवश्यकता जो है IRP की नियुक्ति और याचिका को स्वीकार करने के लिए, ताकि जनता का पैसा जो है बचाया जा सके। यानी कि कोशिश पूरी तरह से की जा रही है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, ताकि जो है जितने भी निवेशक हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है उनका जो है पैसा बचाया जा सके। अगर दिवालियापन की कार्रवाई होती है, जिस दिन भी दिवालियापन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और या अगर अमेज़न के पास चला गया तो अमेज़न के पास गया भी तो फ्यूचर ग्रुप अगर जाता भी है तो भी आपको शेयर में तेज़ी आ सकती है, या फिर रिलायंस के पास गया तो भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दिवालियापन की कार्रवाई होती है तो समझिए ये जो है एक मुश्किल की जो घड़ी है वो सामने आ जाएगी और आपका जो पैसा है, जितना भी पैसा आपने लगाया है वो जीरो हो जाएगा। वो पैसा कैसे रिटर्न होगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार थोड़ा सा मामले को रिवाइज कर देते हैं कि आखिर में फ्यूचर ग्रुप का पूरा विवाद क्या है। देखिए फ्यूचर ग्रुप पर उसके 26 कर्जदाताओं का लगभग जो है 15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। फ्यूचर ग्रुप ने 2020 में अपनी गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध कंपनियों को रिलायंस रिटेल को लगभग जो है 25,000 करोड़ में बिक्री करने का फैसला किया था, ताकि उसके बढ़ते कर्ज को दूर किया जा सके। हालांकि अमेज़न, जिसने 2019 में अगर देखा जाएगा तो 2019 में फ्यूचर कूपन में 49% का स्टेक किया था, जो फ्यूचर रिटेल में लगभग 10% का मालिक है।
फ्यूचर रिटेल पर रिलायंस रिटेल के साथ अपने समझौता के लिए अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है और हाल ही में एक नियामक फाइल की है और रिलायंस इंडस्ट्री ने सूचित किया था कि फ्यूचर रिटेल के साथ सौदा सफल नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सुरक्षित लेनदारों ने योजना के खिलाफ मतदान किया था। इसी कारण जो है अब ये पूरा मामला खींचता हुआ नजर आ रहा है और अब ध्यान देना है आने वाले समय यानी कि 6 जून को कि किस तरह की सुनवाई होती है और क्या जो है मामला निकल करके आता है। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।